मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम असफल तब होते हैं जब हम एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि बड़ी सफलता हमेशा बड़ी मुश्किलों के बाद ही मिलती है। यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा स्पेशल व इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आसानी से पूरा नहीं हो पा रहा है। जिस तरह इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें भी जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, हर रात के बाद सुबह होती है। जिंदगी हंसाती भी है और रुलाती भी। जो हर हाल में आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनर्स विद रविंद्र गौतम और आज हम एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने लाख उतार चढ़ाव देखने के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल किया और बिना हिम्मत हारे कई बार जीरो से अपनी शुरुआत की और कामयाबी का मुकाम हासिल किया। हम बात कर रहे हैं अमित कुमार केडिया की। सफर शुरू हुआ 2001 में एक छोटे से कंप्यूटर पार्ट्स के ट्रेडिंग बिजनेस से। बिजनेस छोटा था लेकिन सोच नहीं, कुछ ही दिनों में बिजनेस ने गति पकड़ी और कामयाबी हासिल हुई। टेकॉम ने 350 करोड़ रुपए का टर्नओवर अचीव किया। लेकिन सफर यहां खत्म नहीं होता, सफर यहां से शुरू होता है। मेक इन इंडिया कैंपेन से प्रेरणा लेते हुए शुरुआत की हायर इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, जहां मोबाइल फोन्स, टीवी, वाईफाई प्रोडक्ट्स, एलईडी प्रोडक्ट्स, स्पीकर्स और अन्य कई प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की पूरी तैयारी है। अमित कुमार केडिया की सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ है उनकी धर्म पत्नी स्मिता का, जो उनकी बचपन की मित्र भी हैं। इन दोनों की शक्ति मिलकर एक और एक 11 हो गई। जितने टैलेंटेड अमित कुमार हैं, उतने ही टैलेंटेड और स्मार्ट उनके बच्चे भी हैं। अमित कुमार की बेटी खुशी एक बहुत कुशल आर्टिस्ट है, पेंटर है, जिन्हें अपनी कलाकारी के लिए इतनी छोटी उम्र में बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। अमित कुमार का पुत्र हर्ष कराटे चैंपियन है। अमित कुमार बिजी होते हुए भी अपनी फैमिली को पूरा समय देते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं अमित कुमार केडिया का अपने शो विनर्स में। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने कार्यक्रम विनर्स में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अमित जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके सफ़र का आगाज़ कहां से हुआ? 1999 में मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ठीक इसके बाद काठमांडू जाके मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बिजनेस करने के बाद मुझे लगने लगा कि जो मेरा विजन है वहाँ रह के पूरा नहीं हो सकता है। ओके, दो चीज़ें मैं जाना, क्या विज़न था और क्या फैमिली का बिजनेस था जिसकी वजह से आपको लगा कि भाई ये सैचुरेटेड है, यहाँ पे बढ़ नहीं सकता, और यहाँ पे आपको लग रहा था कि पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं? बचपन से ही मेरा था विजन ये था कि मुझे कुछ बड़ा और अलग करना है। मैंने बचपन से ही बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट लिया। मैं काफ़ी छोटी उम्र से ही ऑफिस जाना चालू कर दिया था। मतलब अपने लाइक स्कूल टाइम से? हाँ, स्कूल टाइम से ही मैंने जाना चालू कर दिया था। जब मैंने काठमांडू में अपना बिजनेस ज्वाइन किया, फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, तब मैंने पाया कि यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तभी मैंने डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली जाऊँगा और वहाँ पे एक नए बिजनेस की शुरुआत करूँगा। ओके, तो जो नया बिजनेस आप दिल्ली में शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहे थे, वो बिजनेस आपको वहाँ रह के पता लग चुका था कि मैं दिल्ली जाऊँगा, ये काम करूँगा, या यहाँ आए तब आपने सोचा कि मुझे क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मुझे बिजनेस का बहुत शौक था। जब मैं कॉलेज कर रहा था तो अपने फ्री टाइम में मैंने उस पीरियड में मार्केट सर्वे भी किया। तब मैंने पाया कि कंप्यूटर्स की जो यूसेज है वो काफ़ी बढ़ रही है, और मार्केट में सप्लाई काफ़ी कम है। काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करने के बाद मेरे को पता चला कि इस आइटम में मार्जिन्स बहुत हैं। अच्छा। तो जब मैं काठमांडू गया तब मैंने पाया कि यहाँ बिजनेस में मार्जिन्स भी कम हैं और एक मार्केट साइज छोटा होने की वजह से ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। काठमांडू में किस चीज़ का बिजनेस था? वो भी जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहे हैं तो कंप्यूटर भी मोरओवर इलेक्ट्रॉनिक्स ही हुआ। डिफरेंट है। अच्छा। काठमांडू में जो हमारा काम था वो कैमरास का था। अच्छा। टेलीविजन्स का था, कैलकुलेटर्स। यहाँ पे आपने कंप्यूटर का प्लानिंग किया। अमित जी, जब हम कोई फैमिली बिजनेस, जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेस होता है, जैसे मैं आपके समझ पा रहा हूँ कि आपका बिजनेस एस्टेब्लिश था फैमिली का, वो छोड़ के जब आपने दिल्ली आने का प्लान किया या एक नए बिजनेस में घुसने की तैयारी की, तो बहुत टफ हुआ होगा। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स इससे एग्रीड थे या कैसे हुआ ये सब? जब शुरुआत में मैंने अपने फैमिली को बताया कि मैं दिल्ली जाके एक नया बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वो कुछ हद तक सहमत नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने उनको अपना प्लान्स बताया और अपना विजन बताया, तब जाके उन्होंने थोड़ी सहमति दी।
ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से ही मेरी फैमिली मेरे साथ थी। शुरू से ही फैमिली आपके जो यानी कि तो फिर उनको मतलब मनाने में कोई दिक्कत नहीं आई, ज़्यादा समस्या नहीं आई, बट उन्हें ये तो लगा होगा शायद कि मेरा बेटा है, क्योंकि बच्चे देखिए सबके चाहे कितने ही बड़े हो जाएं हमेशा पेरेंट्स को लगता है छोटे ही हैं, क्योंकि एक नेपाल नो डाउट कि हमारा पड़ोसी देश है, बट फिर भी एक इंडिया में आना, दिल्ली में आना, सेटल होना, वो सब कैसे मैनेज हुआ? देखिए उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस था, 3 साल मैंने दिल्ली रह के पढ़ाई की थी, तो कुछ कॉन्फिडेंस तो उन्हें इस बात से था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो वो चीज़ें भी मेरे पिताजी देख रहे थे कि इस बच्चे में है कुछ हिम्मत है, ये कर लेगा। कभी मतलब आपने जॉब के लिए नहीं सोचा कि आप श्री राम कॉलेज से पढ़ रहे थे, आपने कभी प्लान किया हो कि मुझे जॉब करनी है, या शुरुआत से ही मतलब था कि मुझे जॉब बिल्कुल भी नहीं करना, सीधे मुझे बिजनेस में जाना है, फैमिली बिजनेस में जाना है, या अपना ओन करना है, जिस तरह से आप विजन लेके आप चले? नहीं, जॉब नहीं करना ये तो शुरू से ही प्लान। ये नहीं पता था कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करके उनके आगे कुछ और सोचूंगा। ये मेरे लिए एक नई चीज थी। पढ़ाई में आप कैसे थे, स्टडीज में आप कैसे थे? स्टडीज में मैं अच्छा था। स्टडीज में अच्छा थे, उसके बावजूद भी आपने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे करियर जो है ना अपना किसी जॉब में बनाना है, सर्विस इंडस्ट्री में बनाना है? जॉब के बारे में मैंने कभी तो ये जो बिजनेस आपने यहाँ शुरू की, इसमें किस तरह की हर्डल्स आई, किस तरह की आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़े? 2001 में मैंने नेहरू प्लेस में ऑफिस ली थी। आपको जान के हैरानी होगी कि इवन ऑफिस रेंट पे लेना एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ऑफिस रेंट पे लेना भी चैलेंज था? रीजन ये था कि दिल्ली में मेरा बहुत कम लोगों से परिचय था। जब मैं रेंट के लिए गया, रेंट पे ऑफिस लेने के लिए गया, तो वहां पे लोगों ने कहा कि भाई गारंटी चाहिए। अच्छा, गारंटी देने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, तो ज्यादातर मेरे को कई जगह रिफ्यूज कर दिया गया कि आप ऑफिस को रेंट पे नहीं देंगे। अच्छा, तो कितनी पूंजी से आपने काम शुरू किया? मैंने लगभग 1.25 लाख रुपए पूंजी से चालू किया। 1.25 लाख रुपए से काम शुरू किया, और 1.25 लाख रुपए से काम शुरू होकर जो आप इस हाइट पे ले गए, अपने कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ रुपए पहुंचाया, तो ये सब कैसे संभव हो पाया? क्या पॉसिबिलिटीज आई, क्या चैलेंजेस इसमें, किस तरह से आपने, क्या विजन था आपका, कैसे प्लानिंग की आपने? काफी लंबा समय लगा मेरे को ये प्लानिंग करने में और एग्जीक्यूशन करने में। जब मैंने काम की शुरुआत की थी तब मेरा टारगेट इतना बड़ा नहीं था। तब मैंने ये सोचा था कि मैं पहले दिल्ली आऊँगा, एस्टेब्लिश होऊंगा और कुछ काम करूँगा, कुछ पैसे आएंगे। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारी कंपनी को इस ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा। मतलब इतना बड़ा विजन, मतलब डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि विजन आपने बड़ा देखा था, सपने बड़े देखे थे, बट शायद आपको तब ये एहसास नहीं था, आभास नहीं था कि मैं अपनी कंपनी को 350 करोड़ रुपए तक की हाइट तक ले जा पाऊंगा। तो ये इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? अपने आप को देना चाहते हैं, अपने कलीग्स को देना चाहते हैं, अपने वर्कर्स को देना चाहते हैं, या अपनी प्लानिंग को देना चाहते हैं, मेहनत को देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी काम जो हम करते हैं एक सिंगल आदमी की मेहनत से नहीं हो सकता, नहीं होता है, इट्स अ टीम वर्क। तो ये श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देना चाहूँगा, अपने माता पिता को देना चाहूँगा, अपनी वाइफ को देना चाहूँगा, और सबको देना चाहूँगा जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, आपके साथ जुड़े हुए थे। तो इसमें जो भी स्ट्रेटजीज बनाई होंगी, जिस तरह से, जैसे आपने कहा कि जब दुकान आपने रेंट पे शुरुआत की, तो उसके बाद जो टीम साइज़ बढ़ता गया या बढ़ाते गए, डिफरेंटली ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बढ़ती चली जाती, उसमें आपकी कोई प्लानिंग ऐसी थी कि जिसकी वजह से आप देख पा रहे थे कि आज चलिए मैंने 1.25 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था, आज मैं 1.25 करोड़ पे पहुँच गया हूँ या 50 करोड़ पे पहुँच गया हूँ, तो आगे भी मैं जा सकता हूँ? वो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया अपनी पॉसिबिलिटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को, कि मैं आगे जा पा रहा हूँ या आगे जाने के लिए मुझे ये करना चाहिए, इसमें स्कोप है, वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाते थे? मैंने जब शुरुआत में कंप्यूटर पार्ट्स की ट्रेडिंग चालू की तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट विजिट कर रहे थे। तब हमने पाया कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे मेड इन चाइना या मेड इन ताइवान आ रहे हैं। मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान। उनको कई लोग इंपोर्ट कर रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन वारंटीज नहीं दे रहे थे। कंप्यूटर काफ़ी पार्ट्स से बनता है, यदि एक पार्ट भी खराब हो जाए तो पूरा कंप्यूटर बेकार हो जाता है। तभी मैंने फील किया कि एक हम ऐसा ब्रांड इंट्रोड्यूस करें जो रीजनेबल भी हो, वैल्यू फॉर मनी हो, और जिसकी वारंटी हम दे सकें। उसी दौरान हमने अपना एक ब्रांड टेककॉम इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। तो वो टेककॉम क्या करता था? मतलब कोई कंप्यूटर पार्ट्स बनाता था या पूरा कंप्यूटर ही बनाता? कंप्यूटर के सारे जो पार्ट्स आते हैं वो टेककॉम ब्रांड से आते थे। हमने पूरा असेंबल कंप्यूटर नहीं बनाया। मतलब उसके जो भी पार्ट्स थे वो आप उसमें टेककॉम के अंदर में बनाते थे और उसको। अब आप जो बता रहे थे, जो फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, जो ट्रेडिंग से हटके आप मैन्युफैक्चरिंग में जाने का प्लान कर रहे हैं, ये प्लान आपको, ये विचार आपके मन में क्यों कराया कि मुझे अब ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए? यहाँ पे भी क्या आपको सैचुरेशन दिख गया कि जिस तरह से आपको नेपाल में दिखा था कि अब यहाँ पे भी सैचुरेशन आ गया, मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, ऐसा कुछ प्लान किया या ऐसा कुछ सोचा आपने? जी, जब मैंने कंप्यूटर पार्ट्स का काम चालू किया था, मार्केट बहुत अनसैचुरेटेड था और स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी जब हमने 350 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया, अब मोबाइल का प्रचलन काफी बढ़ गया है, कंप्यूटर्स की सेल काफी कम हो गई है, मुझे यहाँ ग्रोथ नहीं दिख रहा है।
अच्छा, कंप्यूटर्स की सेल कम हो गई है, मोबाइल की सेल ज़्यादा हो गई है, मतलब हम अगर वो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स को क्या पैरेलल देखते हैं? नहीं, मोबाइल की सेल्स अभी काफ़ी बढ़ गई है। कंप्यूटर्स की सेल क्या हुआ, अब लिमिटेड हो गई है। अब केवल कंप्यूटर्स हमारे ऑफिस यूज़ में आ रहे हैं, लिमिटेड ऑफिस यूज़ में आ रहे हैं। आज के दिन सारा काम हम मोबाइल पे ही कर लेते हैं। तो इससे आपको लगा कि अब आप जो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग आप करने जा रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ब्लड में ही इलेक्ट्रॉनिक्स है। मेरी फैमिली बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मेरा मन यही है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में एंटर करें। इसी के लिए मैंने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं जहां हम इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने जा रहे हैं तो इसमें क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का मेक इन इंडिया विज़न है, इससे कहीं से आपको प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली कि नहीं मुझे अब यहाँ जाना चाहिए, या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट या सरकार हमारी इस तरह की हमारे इस काम को सपोर्ट करेगी? ये जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है, ये बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के हो नहीं सकता है। अच्छा। यदि हम देखें कि आज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसीज। एज अ इम्पोर्टर मैं इंडिया से माल बनाऊं या मैं चाइना से इंपोर्ट करूं, मेरे लिए दोनों एक ही बात है। मेरी कॉस्टिंग जहां कम आएगी मैं वहीं पे माल को लेना चाहूंगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट रहेगा तो सारे बिजनेसमैन विदेश से इंपोर्ट करने की जगह इंडिया में ही माल बनाना पसंद करेंगे। अमित जी, आज ना हमारा यूथ हमारे देश की रीढ़ है, रादर मैं कहूँगा किसी भी देश की रीढ़ होता है, लेकिन यूथ जो है आज दिशाहीन है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे बिजनेस करना है, सर्विस करना है, स्टार्टअप्स करने हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती है। तो उनको आप किस तरह से सलाह देना चाहते हैं कि उनको किस तरह से अपने फ्यूचर को देखते हुए अपने फ्यूचर में कदम उठाने चाहिए, कदम बढ़ाने चाहिए? क्या उनको पहले जॉब करनी चाहिए, यानी कि किसी भी काम को करना है तो पहले उस काम को सीखना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मैं तो पढ़ाई करता था, मुझे पढ़ाई करते हुए भी कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे कभी जॉब करनी है। शायद इसका एक ये भी बड़ा रीज़न हो सकता है क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड एक बिजनेस फैमिली थी। जिसकी फैमिली का बैकग्राउंड बिजनेस नहीं है, जो सर्विस क्लास से आते हैं या कुछ वो डिफरेंट बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सीख देना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हैं? सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है गोल सेटिंग की। हम क्या करना चाहते हैं पहले हमें वो निर्धारित करना पड़ेगा जी। उसके बाद उसके लिए एक मार्केट सर्वे करना पड़ेगा और हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसके लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें कितना मैन पावर लगेगा, उसमें स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। जैसे कि हम फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो इनिशियल स्टार्टअप टाइम भी कई बार 6 महीने से साल भर लग जाता है। उस पीरियड में हम कैसे मैनेज करेंगे, और स्टार्टअप करने के बाद भी कितने टाइम के बाद हम ब्रेक इवन पर आएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि ब्रेक इवन में आने के लिए भी 3-4 साल लग जाते हैं। तो उस पीरियड में आप कैसे सस्टेन करेंगे अपने आप को? हम लोग ये सारी चीज़ प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बिजनेस आपने कल से शुरू किया तो नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट मंथ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। बिजनेस की शुरुआत करना तो आसान है, जैसा कि भी मैं आपसे समझ, लेकिन उसको सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप क्या टिप्स देना चाहते हैं हमारे युवा एंटरप्रेन्योर को कि वो किस तरह से बिजनेस को रखे जिसको वो सस्टेन कर पाए? क्या क्या चीज़ें, उन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि एक बार बिजनेस शुरू हो गया बट उसको सस्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बता सकें, हमारे दर्शकों को। मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता जो है वो है बिजनेस में बने रहना। कई बार ये देखा गया है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं हमारे अंदर बहुत एंथुसियाज्म रहता है जी। हमें लगता है कि नहीं भाई हम कर लेंगे। कुछ समय निकलने के बाद वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, और यही समय होता है जब हम बिजनेस में पैसा भी लूज करते हैं और अपना इंटरेस्ट भी लूज करते हैं। पैसा भी लूज करते हैं और इंटरेस्ट भी लूज करते हैं। बट इंटरेस्ट क्यों खो जाता है, क्यों नहीं बना रह पाता, इसकी क्या वजह होती है? नॉर्मली इंटरेस्ट खोने की सबसे पहली वजह है जो हमने टारगेट बनाया था वो हम सही समय पे अचीव नहीं कर रहे। अक्सर देखा गया है कि जो हमने इनिशियल सर्वे किया होता है या फिर हमने जो फाइंडिंग्स करी होती है उससे हमारा प्रोजेक्ट और लंबा हो जाता है। उस पीरियड में यदि आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे खोने लग जाता है। तो कभी भी जब हम काम चालू करते हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि समय और भी लग सकता है। अमित, हम अपने दौर का इतिहास है, हमारे जो आज कदम उठाए हुए होंगे ये कल की जनरेशन के काम आएंगे। हम ऐसा क्या करें कि हम अपने युवाओं के लिए, अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए और इसके साथ साथ अपने देश का भी हित कर सकें? किस तरह के हम कदम उठाने चाहिए हम लोगों को जिससे हम अपनी जनरेशन और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें? सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने टैक्सेस को बहुत ऑनेस्टली पे करें। ओके।
जब तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा वो आगे कुछ भी नहीं डेवलप कर पाएगी। हाँ, डेफिनेटली वो पैसा लाएगी कहाँ से? टैक्सेस से ही लाएगी। टैक्सेस ऑनेस्टली अगर हम पे करते हैं, गवर्नमेंट के पास एक फंड आएगा, उस फंड से गवर्नमेंट आगे काम कर पाएगी। और जो हमारे युवा है उनको किस तरह से हेल्प मिलेगी? टैक्सेस तो एक पार्ट हो गया, टैक्सेस के अलावा हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? किस तरह के हमें अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए? जैसे अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया का विजन लाया है, यदि ये आता है तो इंडिया में खूब सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अमित जी, भारत में आपको मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्कोप नजर आता है, क्या फ्यूचर नजर आता है? इंडिया वर्ल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट्स में से एक है। हम आज भी देख रहे हैं कि 90% माल इंपोर्ट कर रहे हैं। यदि ये सारा माल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दें तो इंडिया में काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी और जो पैसा हम विदेश भेज रहे हैं वो इंडिया में ही रह जाएगा। अमित जी, आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री का नाम कभी डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में आएगा? जिस तरह से अगर हम आज मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो आज की डेट में हम 90% प्रोडक्ट, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इंपोर्ट होते हैं, तो वो दिन कब आएगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, बनाए हुए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे? वो दिन आने में तो समय लगेगा, लेकिन वो दिन अभी दूर नहीं है जी। दोनों बातें मैं कह रहा हूं आपसे। कारण ये है कि ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, टी है, ये ऑलरेडी हम वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गाड़ियों का भी एक्सपोर्ट काफ़ी बड़े रूप में कर रहे हैं। जैसे जो प्रोडक्ट्स आपने बताए वो तो शायद हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम कर पा रहे हैं, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्रीज या इस तरह की जो इंडस्ट्रीज वाले हैं वो अभी नहीं कर पाए। जैसे आप कह रहे हैं मुझे गाड़ी का कर रहे हैं हम लोग। इंडिया इटसेल्फ एक काफ़ी बड़ा कंज्यूमर का मार्केट है। कुछ समय लगेगा। पहले जो हम मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहे हैं इंडिया में, उसमें इंडिया के मार्केट को ही फुलफिल करने में समय लगेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा हमारे पास उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में करते हैं और वो बढ़ता है तो इससे किसको डेंट लगेगा, किसको नुकसान होगा, और क्या इससे हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा? जैसे ही हमारे इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारा डॉलर आउटफ्लो कम होगा। इससे इंडियन इकोनॉमी और रोबस्ट होगी, इंडियन इकोनॉमी में पैसा आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एलाइड फैक्ट्रीज बहुत सारी लगेंगी। जैसे जब मोबाइल फैक्ट्री लगेगी तो साथ में उसके साथ प्लास्टिक इंजेक्शन फैक्ट्रीज, कार्टन फैक्ट्रीज, एडाप्टर चार्जर्स फैक्ट्रीज, एलसीडी, और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं, इवन स्क्रू जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी भी फैक्ट्री इंडिया में लग जाएगी। तो हम ये देख सकते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, उसके कारण मल्टीपल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंडिया में लग जाएंगी। अमित जी, हर किसी की लाइफ में एक आइडल होता है, एक आइकन होता है और उसे वो फॉलो करता है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन आइडल है, कौन आइकन है जिसको आप फॉलो करते हैं, जहाँ से आपको इंस्पिरेशंस मिलती हैं? मेरे पिताजी ही मेरे आइडल हैं। बचपन से ही मैंने उनसे प्रेरणा ली है और उनके गाइडेंस में ही मैंने काम सीखा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार ऑफिस जाना चाह रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड था और ऑफिस पहुंच के मैंने उन्हें पूछा कि मैं क्या काम करूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरे को बताया कि ऑब्जर्व करो, काम नहीं करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। मैं बहुत मायूस हो गया सुनकर। काफ़ी देर तक मैं ऑफिस में ऑब्जर्व करता रहा और घर चला गया। 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उस समय तक तो मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन आज उस बात की वैल्यू का मेरे को पता लगता है कि ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य को जाके खाली कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीज़ों में गलतियाँ, अच्छाइयाँ निकालनी बहुत ज़रूरी है। अमित जी, जाते जाते अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक जो आपका शो देख रहे हैं, उनको क्या आप टिप्स देना चाहते हैं, ख़ास तौर से हमारे युवा पीढ़ी को जो आगे बढ़ना चाह रही है बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उसको रुकावट आ जाती है, डाइवर्जन हो जाते हैं? क्योंकि जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, ठीक है, हमारे भाई हैं, अगर वो एक बिजनेसमैन, वो भी सफल बिजनेसमैन से, एंटरप्रेन्योर से एक टिप्स लेते हैं तो उनको अपने उसमें ढाल पाते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। आप उनको क्या ऐसे टिप्स देना चाहते हैं जिससे वो कभी पीछे उनको मुड़ के ना देखना पड़े? सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। सो बिलीव इन योर सेल्फ, otherwise no one else will. Set your goals. Setting your goals is very important. If you will not set your goals, you will be lost and you will reach nowhere. So set your goals and focus on achieving them. If you want success, you have to come out of your comfort zone. पहले से ज़्यादा एफर्ट करें, क्विक डिसीजंस लें। बिजनेस में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डिसीजन पावर स्ट्रांग रखें, बिकॉज मैनी अ टाइम्स वी फेस अ सिचुएशन जब हमें क्विक डिसीजंस लेना होता है और तब काम आती है हमारी जजिंग एबिलिटी और क्विक डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा मोटो है
वंस यू अचीव अ टारगेट, मेक अ न्यू टारगेट, नेवर स्टॉप। एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद मूव फॉरवर्ड। देयर इज नो लिमिट टू सक्सेस। दिस इज माई सिंपल मैसेज टू ऑल द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। ऑल द बेस्ट। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे शो पे आए। हमारी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जो ये यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसमें आप दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें और हमारे इंडिया का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में आप हमारे देश का नाम चमकाएं अपनी कंपनी के मार्फत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम मिले अमित कुमार केडिया से, जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी काबिलियत और अपने जज्बे से कामयाबी को हासिल किया। आज के एपिसोड का अंत मैं करना चाहूँगा श्री हरिवंश राय जी की प्रेरणा से परिपूर्ण कविता से। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। अगर आपकी कहानी में भी है वो बात जिसे सुनकर, जानकर, समझकर हमारे दर्शक आपकी कहानी से प्रेरणा ले सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, तो इस नंबर पर हमें विनर्स स्पेस अपना नाम लिखकर मैसेज करिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कामयाबी की कहानी, एक नए विनर के साथ। नमस्ते।